हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं वैशाली दुबे अन अकेडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। और अन अकेडमी का हमारा ऐसा प्लेटफॉर्म जिसका नाम है लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम, जहां हमारे बेस्ट एजुकेटर टीम लगातार आपको मार्गदर्शित कर रही है। दोस्तों, आप एमपी से संबंधित सभी प्रकार के एग्जाम्स की तैयारी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर सकते हैं। मेरा नाम वैशाली दुबे है और मैंने एमएससी फिजिक्स से किया हुआ है। दोस्तों, मैं 2016 से लगातार क्लासेस ले रही हूँ और मैं एमपी की मध्य प्रदेश जीके के सभी हर एक टॉपिक को हम कवर करते हुए चल रहे हैं। मेरा इसके अलावा, इस लेक्चर के अलावा मेरे 2 और लेक्चर चल रहे हैं जो एमपी एग्जाम इन 10 चैनल पर चल रहे हैं। दोस्तों, उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए जिसका नाम है एमपी एग्जाम इन 10। चलिए आज हम बात करते हैं आज के टॉपिक की। उसके पहले दोस्तों, अन अकेडमी के बारे में मैं बताऊं तो अन अकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हमारे एजुकेटर टीम लगातार आपको लाइव क्लासेस दे रही है। अनलिमिटेड आप एक्सेस कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, हमारे एजुकेटर्स की सब वीडियोस देख सकते हैं, साथ ही साथ एमसीक्यूज के माध्यम से अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों, लाइव क्लासेस के माध्यम से भी लगातार हमारे एजुकेटर आपसे जुड़े हुए हैं। हमारे टॉप एजुकेटर टीम के रूप में पवन चौधरी सर, रूप सिंह यादव सर, शुभम गुप्ता सर, अमित शुक्ला सर जैसे एजुकेटर्स मौजूद हैं। दोस्तों, यदि आप एमपीपीएससी और व्यापम का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं और जो है मात्र 7,000 का, दोस्तों ये जो सब्सक्रिप्शन है वो है 1 साल का। लेकिन यदि आप मेरा कोड वैशाली 10 यूज करेंगे तो आपको 10% के डिस्काउंट के साथ यह मिल जाएगा 6,300 में। दोस्तों, मात्र 6,300 में। यदि आप 2020 और 2021 की एमपीपीएससी और व्यापम की किसी भी एग्जाम को क्वालिफाइड करना चाहते हैं तो आज ही आप ज्वाइन कीजिए हमारे इस कोर्स को जो है 8,400 में। लेकिन यदि आप मेरा कोड वैशाली 10 यूज करेंगे तो यही आपको पड़ेगा दोस्तों 7,560 रुपये में, मात्र 7,560 रुपये में। दोस्तों, आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेने में ज़्यादा फायदा होगा। देखिए, स्टार्ट करते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं आपदा प्रबंधन जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ एसआई में भी इससे क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सॉरी, सबसे पहले हमने देखा था कि हम परिभाषा पढ़ेंगे, फिर प्रकार पढ़ेंगे, आपदा प्रबंधन की विधियां पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं हम परिभाषाओं से। दोस्तों, आपदा, जैसे कि आप नाम से ही स्पष्ट है कि आपदा या एक हमारे जीवन में ऐसी कई बार आपके साथ भी घटनाएं हुई होंगी कि जो आकस्मिक ऐसी हो जाती हैं। पैर टूट गया, पता चला कि हाथ टूट गया, एक्सीडेंट हो गया, ये भी एक प्रकार की क्या, अब कोरोना वायरस आ गया, ये भी क्या है, आपदा ही है। तो आपदा क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि आकस्मिक होने वाली ऐसी विनाशकारी घटना जिससे व्यापक स्तर पर उस क्षेत्र के जीवधारियों की जान माल की क्षति होती है, उसे आपदा कहलाती है। वो दोस्तों क्या कह रहे हैं हम, आपदा क्या है कि आकस्मिक होने वाली मतलब अचानक होने वाली एक ऐसी विनाशकारी घटना। दोस्तों, 3 नंबर में हम इसको कैसे लिखेंगे, दोनों परिभाषाएं लिखेंगे कि आकस्मिक होने वाली ऐसी विनाशकारी घटना जिसमें व्यापक स्तर पर मतलब बड़े स्तर पर उस क्षेत्र के जीवधारियों की जान और माल दोनों की क्षति होती है, वो आपदा कहलाती है। ये होगी हमारी एनसीईआरटी की परिभाषा। उसके अलावा हमारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 आया था। दोस्तों, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा जो 2D है उसमें क्या परिभाषा दी गई है आपदा की, हमें ये इंपॉर्टेंट है, याद करना है कि आपदा का अर्थ किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक मानव निर्मित कारणों से होने वाली, चाहे वो प्राकृतिक हो या फिर मानव निर्मित कारणों से होने वाली दुर्घटना, लापरवाही से है, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन का पर्याप्त नुकसान होता है और मानव तथा पर्यावरण एवं जान माल की होती है। तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि इससे मानव पर असर पड़ेगा, पर्यावरण पर असर पड़ेगा और जान माल की हानि होगी। मतलब हम इसमें क्या कर सकते हैं, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2D में दी गई है परिभाषा किसकी, आपदा की, जिसके अनुसार क्या है कि किसी एक क्षेत्र में चाहे वो प्राकृतिक हो या मानव निर्मित कारणों से होने वाली एक ऐसी दुर्घटना
या लापरवाही जिसके परिणाम स्वरूप जीवन का पर्याप्त नुकसान होता है, साथ ही साथ मानव, पर्यावरण तथा जान माल की हानि होती है। ये होती है क्या आपदा की परिभाषा। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। इस पूरे फॉर्मेट को मैंने जो है वो 3 नंबर में, 6 नंबर में और 15 नंबर में हमें कैसे लिखना है इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। यदि हम एसआई वालों की और व्यापम के एग्जाम की बात करें तो दोस्तों आप टेंशन मत लीजिए, आप घबराइए मत, क्योंकि मैं इसके के पूरे टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व कराऊंगी। आप ये मत सोचिए कि मेरी जो वीडियो है वो एमपीपीएससी बेस्ड है, नहीं, प्लस व्यापम बेस्ड भी है। लास्ट में आपको जो रहेंगे हमारा एक टॉपिक पूरा हम कवर करेंगे, फिर हम ऑब्जेक्टिव लेंगे, और यदि एक दिन में कवर नहीं कर पाती हूँ तो मैं दूसरे दिन उसके ऑब्जेक्टिव जरूर दूंगी। देखिए परिभाषा देखिए, फिर हमने देखा है कि आपदाओं के प्रकार। तो दोस्तों आपदाएं जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है प्राकृतिक आपदा और एक होती है मानव निर्मित या मानव जनित आपदाएं। अब प्राकृतिक आपदाओं को 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। एक होती है जैविक आपदा, एक होती है जलवायु आपदा और एक होती है भूगर्भीय आपदाएं। जैविक आपदा सबसे पहले, आपदाओं के 2 प्रकार, एक प्राकृतिक आपदा और एक मानव निर्मित आपदा। फिर प्राकृतिक आपदाओं के भी 3 भाग होते हैं। जैविक आपदा होती है, जलवायु, जैविक होती है जैविक आपदा, फिर जलवायु आपदा, फिर भूगर्भीय आपदा। फिर उसके बाद मानव जनित आपदाएं कौन कौन सी होती हैं। नॉर्मल सी बात है, मानव जनित कौन कौन सी होंगी आपने देखा भी होगा, महसूस भी किया होगा, जैसे कि बमों का विस्फोट हो गया, मानव जनित भूस्खलन हो गया। मानव जनित भूस्खलन क्या हो गया कि जैसे हम क्या कर रहे हैं, किसी चट्टान की खुदाई कर रहे हैं या भूमि की खुदाई कर रहे हैं, अचानक जो है वो एक पत्थर आया और पूरा का पूरा फिसल गया, तो वो क्या हुआ और उससे जान माल की हानि हो गई, वो दुर्घटना हो गई। तो वो किसके अंतर्गत आएगा कि मानव जनित भूस्खलन। ये भी किसका प्रकार है, ये भी है मानव जनित आपदा का ही भाग है। फिर उसके बाद मिट्टी का कटाव। नॉर्मल सी बात है, यदि मिट्टी का कटाव होगा तो वृक्षों की संख्या यदि हम काट रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि मिट्टी का कटाव हुआ, वनों का क्षरण हुआ, तो किसी भी प्रकार की दुर्घटना है वो आसानी से हो सकती है। तो ये क्या हुआ, मिट्टी का कटाव। फिर उसके बाद नाभिकीय रिएक्टर संयंत्रों से रेडियो एक्टिव तत्वों का रिसाव मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्यों है, क्योंकि यदि हम बात करें भोपाल गैस त्रासदी की, भोपाल गैस त्रासदी हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल में 2 से 3 दिसंबर 1984 को, वर्ष 1984 को जो दुर्घटना हुई थी वो मानव निर्मित आपदा थी, ना कि प्राकृतिक आपदा। यदि हम बात करें यूक्रेन, और यूक्रेन के ही चार्नोबिल परमाणु संयंत्र में 26 अप्रैल वर्ष 1986 को आग लग गई थी, तो वो भी कैसी आपदा हुई, वो भी आपदा थी मानव जनित आपदा। तो इस प्रकार से मानवीय गतिविधियां इस प्रकार से हो जाती हैं या लापरवाही ऐसी हो जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक शब्द यूज किया था जो था कौन सा, लापरवाही। इस परिभाषा में एक शब्द यूज हुआ है लापरवाही, तो वो इसके अंतर्गत आएगा कि नाभिकीय रिएक्टर संयंत्रों से रेडियो एक्टिव तत्वों का रिसाव होना। नेक्स्ट है हमारा रासायनिक कारखानों से जहरीली गैसों का रिसाव, ये भी मानव निर्मित आपदा है। और महामारी, इन सभी के बारे में आप जानते हैं। आप कहेंगे कि ये तो हमें पता है, लेकिन जब हम आंसर लिखते हैं या जब हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो ये चीज फिर हम कहीं ना कहीं स्किप कर जाते हैं कि हमें वो तुरंत की तुरंत नहीं आ पाता। तो हमें कोशिश करनी है कि हम यहीं की यहीं फॉर्मेट बना के आंसर लिखने की कोशिश करें दोस्तों। तो ये क्या हुआ, मानव निर्मित आपदा हो गई। उसके बाद हम एक बात कर रहे हैं मानव निर्मित आपदा में ही प्रतिकूल या हॉस्टाइल तत्व। ये क्या होते हैं, ऐसे तत्व होते हैं जो कि हमारे समाज को नुकसान पहुंचाते हैं और आपदाओं को बढ़ाते हैं। जैसे कि हमारा हो गया युद्ध, उग्रवाद, अतिवाद, चरमपंथीवाद और विद्रोह, ये सभी, जैसे आतंकवाद, ये सभी क्या एक मानव निर्मित आपदा ही मानव निर्मित आपदा का ही एक प्रकार है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जैविक आपदाएं कौन कौन सी होती हैं, जलवायु आपदाएं कौन कौन सी होती हैं और भूगर्भीय आपदाएं कौन कौन सी होती हैं। तो आज ही हम इसको स्टार्ट करेंगे दोस्तों। यदि हम बात करें आपदा की तो पहले हमने देखा है कि प्राकृतिक आपदा, और प्राकृतिक आपदा में हम पहले देखेंगे यहाँ पे भूगर्भीय आपदा को और जलवायु आपदा को। सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं जलवायु आपदा, एक ऐसी प्राकृतिक आपदा जो प्राकृतिक कारणों से होती है। और
प्राकृतिक कारणों में भी कौन से? जलवायु से होती है। जैसे कि सागर का थल पर चढ़ना, सागर है वो कैसा आता जा रहा है? थल पर आता जा रहा है, तो जलवायु स्थिति जो होगी वो बढ़ जाएगी। जल का स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है और थल पर आ रहा है, तो ये किसके कारण होगी? जलवायु आपदा। देखिए व्यापम में एसआई में यहीं से क्वेश्चन आने की संभावना है कि बताइए कि सागर का थल पर चढ़ना किस प्रकार की आपदा है। उसमें ऑप्शन भी आ सकता है, प्राकृतिक आपदा, भूगर्भीय आपदा, जलवायु आपदा या प्रतिकूल आपदा। तो हम सभी के सभी क्या लगाएंगे? सागर है तो पता चला कि भूगर्भीय आपदा लगा दी या जैविक आपदा लगा दी या प्राकृतिक आपदा लगा दी। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है, हमें याद रखना है कि जलवायु से संबंधित आपदाएं कौन कौन सी हैं? सागर का थल पर चढ़ना। नेक्स्ट है हमारा जलाशयों में खरपतवार तूफान आने के कारण तटीय अपरदन। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब भी यही है कि जो तट है वो लगातार उसका क्या हो रहा है? खरपतवार तूफान आने के कारण उसका अपरदन हो रहा है और जलाशय जो है वो जलाशय का स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। फिर उसके बाद बाढ़ हो गया, सूखा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जंगलों में आग लगना, या इसका एक और नाम है अग्निकांड। इसका एक और नाम मिलता है अग्निकांड। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में अभी आग लगी थी, तो ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जंगलों में आग लगना ये किस प्रकार की आपदा है? तो ये है एक प्राकृतिक आपदा, और प्राकृतिक आपदा में भी किसका भाग है? ये जलवायु आपदा का। नेक्स्ट हम बात करें यदि भूगर्भीय आपदा की, तो ऐसी आपदाएं जिनका जो उद्गार है वो कैसे होता है? भूगर्भ से होता है, मतलब कि पृथ्वी से होता है, पृथ्वी के तल से होता है, वो कहलाती हैं भूगर्भीय आपदाएं। जैसे कि ज्वालामुखी हो गया, भूकंप हो गया, सुनामी, भूस्खलन, हिमस्खलन, ताप लहर और सुनामी। ये हम एक एक करके हर एक टॉपिक को हम कवर करते जाएंगे दोस्तों। अब यदि हम बात करें सबसे पहले ज्वालामुखी की, तो ज्वालामुखी में हमें क्या क्या पढ़ना है? हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्वालामुखी, तो हम सबसे पहले ज्वालामुखी की परिभाषा देखेंगे, उसके प्रकार देखेंगे, ज्वालामुखी आने के कारण क्या है, ज्वालामुखी से लाभ हानि क्या होती है, कुछ लाभ भी होते हैं ज्वालामुखी आने के, कुछ हानियां भी होती हैं, और विश्व के प्रमुख ज्वालामुखियों के बारे में हम पढ़ेंगे। यदि आप फॉर्मेट की बात करें तो यदि आपको 5 नंबर में आता है या 11 नंबर में आने की इसकी प्रबल संभावना है पूरे के पूरे टॉपिक को, तो हम इसको वैसे ही कवर कर रहे हैं कि ज्वालामुखी, फिर उसके बाद परिभाषा, प्रकार, ज्वालामुखी के कारण, ज्वालामुखी से लाभ और हानियां, लास्ट में विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी और निष्कर्ष आप लिख सकते हैं। यदि हम परिभाषा की बात करें ज्वालामुखी, दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ज्वालामुखी है क्या? ज्वालामुखी जो है वो पृथ्वी, जैसे ये है हमारा पूरा का पूरा पृथ्वी का धरातल, ठीक है, और पृथ्वी के धरातल में कुछ ना कुछ तो ऐसा परिवर्तन हुआ होगा या कुछ ना कुछ ऐसा कंपन हुआ होगा कि जिसके कारण जो अंदर के पदार्थ हैं वो बाहर आ जाते हैं। तो हम पहले यही परिभाषा देखते हैं कि ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर उपस्थित ऐसी दरार या मुख होता है कि पृथ्वी की सतह पर स्थित ऐसी दरार, ये एक प्रकार की क्या है? दरार, या ऐसा मुख होता है जिससे पृथ्वी के भीतर का गर्म लावा, गैस, राख आदि बाहर निकल आते हैं। मतलब कि गैस हो गया, राख हो गई, लावा अर्थात मैग्मा हो गया और जलवाष्प हो गई, ये सभी जो है वो पृथ्वी के ऊपरी भाग पर निकल आती हैं। वस्तुतः यह पृथ्वी की ऊपरी परत में एक विभग या रैप्चर होता है जिसके द्वारा अंदर के पदार्थ बाहर निकलते हैं। ज्वालामुखी द्वारा निःश्रप्त इन पदार्थों के जमा हो जाने से निर्मित शंक्वाकार स्थल रूप को ज्वालामुखी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, ये क्या है? एक शंक्वाकार क्या है? ये आकृति है, और इसी को ही, इस शंक्वाकार स्थल रूप को ही क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। मतलब क्या है कि जो ज्वालामुखी क्या है कि पृथ्वी की, जब पृथ्वी की सतह पर उपस्थित, पृथ्वी की सतह पर उपस्थित एक ऐसी दरार या ऐसा मुख होता है जिससे जो पृथ्वी के अंदर या पृथ्वी के भीतर गर्म लावा, गैसें, राख, जलवाष्प जो है वो बाहर निकल आती हैं, और क्या होता है? उसके कारण एक शंक्वाकार स्थल रूप का निर्माण होता है जिसे ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। दोस्तों इसको कहा जाता है, इस भूभाग, ये जो इसका जो मुख है, इसे क्या, किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? ये आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है यदि आपने इसके पहले पढ़ा हुआ है। दोस्तों मैं लास्ट में इसका आंसर दूंगी कि इस भूभाग को क्या कहा जाता है।
इसको कहा जाता है क्रेटर। और जब इस क्रेटर का आकार बहुत ही बढ़ जाता है तो उसे कहा जाता है कॉल्डेरा। मतलब कि जिस भूभाग पर ज्वालामुखी जो है वो निकल रहा है, तो ज्वालामुखी के मुख को ही कहा जाता है क्रेटर, और यदि वो क्रेटर की आकृति बढ़ जाती है तो उसे कहा जाता है कोल्डेरा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं ज्वालामुखी के बारे में। तो हमने अभी परिभाषा देखी, फिर उसके बाद हम देख रहे हैं ज्वालामुखी के प्रकार। तो दोस्तों ज्वालामुखी 3 प्रकार का होता है। यदि हम बात करें सक्रिय ज्वालामुखी, एक होता है सक्रिय ज्वालामुखी, एक होता है प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी और एक होता है मृत ज्वालामुखी। यदि हम बात करें सक्रिय ज्वालामुखी की या एक्टिव वॉल्केनो की बात करें तो दोस्तों इस प्रकार का ज्वालामुखी जो है वो लगातार उद्गार उसका होता ही रहता है। मतलब जैसे एक बार हुआ, फिर उसके बाद में कुछ टाइम बाद फिर से हो गया और फिर से हो गया, मतलब लगातार जो है वो उद्गार होता रह रहा है। एक्टिव ज्वालामुखी कहलाता है, वो सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। अब जैसे कि विश्व में देखें हम तो इटली का एटना एवं स्ट्रोम्बोली जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण है, जो कि मिस्ली द्वीप पर है। किस द्वीप पर है? मिस्ली द्वीप पर है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। नेक्स्ट हम यदि बात करें प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी की, तो प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी ऐसा होता है कि एक बार उद्गार हो गया, फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद फिर से उद्गार होगा। लगातार उद्गार नहीं हो रहा है, एक बार उद्गार हो चुका है, फिर कुछ टाइम के बाद या कुछ समय के पश्चात इसमें पुनः उद्गार होता है। इसे कहा जाता है प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी। जैसे कि विसुवियस, ये कहाँ पर है विसुवियस? ये भी इटली में ही आता है, जिसमें वर्ष 1631, 1812 और 1906 तथा 1943 में उद्गार हुआ था। इसमें कितनी बार? 4 बार उद्गार हुआ है विसुवियस में। कब कब ये आप देख सकते हैं कि 1631 में, फिर 1812 में, फिर 1906 में और 1943 में इसमें उद्गार हुआ है। तो प्रकार भी पूछा जा सकता है कि विसुवियस किस प्रकार का ज्वालामुखी है दोस्तों? तो विसुवियस जो है वो प्रक्षिप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। लास्ट है हमारा मृत ज्वालामुखी दोस्तों। मृत नाम से ये स्पष्ट है, मृत या शांत ज्वालामुखी, कि मतलब ये एक्टिव नहीं है। एक्टिव क्या था? जिसमें लगातार उद्गार जो है वो हो रहा था। फिर उसके बाद डोरमेंट वॉल्केनो, जिसमें एक बार उद्गार हो चुका है, कुछ टाइम उसने क्या किया है? रेस्ट किया है, उसके बाद फिर से उद्गार होना प्रारंभ हो गया है। मृत या शांत ज्वालामुखी ऐसा वॉल्केनो होता है जिसमें बहुत एक बार तो उद्गार हो गया, लेकिन बहुत ही लंबे समय से है वो उद्गार नहीं हुआ है। और ऐसे जो ज्वालामुखी में है वो क्या भर जाता है? जल भर जाता है या जलादि भर जाता है, उन्हें शांत ज्वालामुखी कहा जाता है। जैसे कि म्यांमार का माउंट पोपा और ईरान का कोहे सुल्तान आदि शांत ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। इसमें ही देखिए याद करना है कि कैसा, ऐसे याद रख सकते हैं माउंट पोपा। माउंट पोपा कहाँ है? म्यांमार में, और म्यांमार में है तो मां से म्यांमार, मां से मृत। म्यांमार में कौन सा है? माउंट पोपा, और म्यांमार में ही क्या आ रहा है? पोपा, और ये कैसा ज्वालामुखी है? एक मृत ज्वालामुखी है। हमारा नेक्स्ट है ईरान का कोहे सुल्तान। तो जो सुल्तान वगैरह रहते हैं वो कहाँ गए हैं? ईरान गए हैं। तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि ईरान का कोहे सुल्तान ज्वालामुखी का जो है वो मृत ज्वालामुखी है। नेक्स्ट यदि हम बात करें ज्वालामुखी में कि ज्वालामुखी के कारण क्या क्या हैं, तो दोस्तों ज्वालामुखी का सबसे प्रमुख कारण है कि भूगर्भ में अत्यधिक ताप का होना और पृथ्वी के भूगर्भ में अत्यधिक तापमान। देखिए ये है कैसा कि जब पृथ्वी के भूगर्भ में अत्यधिक ताप और दाब हो जाता है तो दरारें पड़ जाती हैं, और इसी कारण जो है वो ज्वालामुखी का उद्गार होता है। हमें इसमें ज्यादा हमें ज्ञानी नहीं बनना है, हमें जो है वो आंसर राइटिंग लिखने का तरीका हमें तुरंत की तुरंत आ जाए हमारे दिमाग में, और साथ ही साथ हम उसको जो है वो पूरा का पूरा आंसर है वो तुरंत लिख सके। हमें इतना ही पढ़ना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि कमजोर भूभाग का होना ज्वालामुखी विस्फोट के लिए एक प्रमुख कारण है। मतलब कि या तो क्या है कि पृथ्वी के अंदर बहुत ही ताप दाब बढ़ गया है। सेकंड कारण क्या है कि यदि वो जो भूमि है वो कैसा है? कमजोर पड़ गई है वो भूमि। तो मतलब जो पृथ्वी की उस भूभाग का क्या होना? कमजोर होना, इसी कारण ज्वालामुखी विस्फोट के लिए वो उत्तरदायी है। नेक्स्ट हमारा है गैसों की उपस्थिति। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है हमारा कि गैसों की उपस्थिति, ज्वालामुखी विस्फोट के लिए गैसों की उपस्थिति जैसे कि जलवाष्प,
बहुत ही महत्वपूर्ण कारण होती है ज्वालामुखी उद्गार के कारण के लिए। हुआ क्या है कि गैसों की जो उपस्थिति है वो विस्फोट कैसा करती है कि जब एक ही जगह जलवाष्प जो है वो जमा होती जा रही है, जमा होती जा रही है और लगातार जमाव के कारण एक विस्फोटक स्थिति बन गई है। तो इस प्रकार से और लास्ट है हमारा भूकंप। तो ये चार कारण ही सफिशिएंट है हमारे लिखने के लिए। कौन कौन सा? तो सबसे पहले पृथ्वी का भूगर्भ जो है वो अत्यधिक तापमान है। सेकंड यदि हम बात करें कि उस क्षेत्र का या उस भूभाग का कमजोर होना। तीसरी यदि हम बात करें तो जलवाष्प मौजूद होना, अर्थात गैसों की उपस्थिति ज्वालामुखी विस्फोट के लिए उत्तरदायी होती है, जैसे कि जलवाष्प। और लास्ट है हमारा भूकंप। फिर यदि हम बात करें ज्वालामुखी से लाभ और ज्वालामुखी से हानि, तो देखिए दोस्तों, इसको हम कैसे देखते हैं कि कई लाभ भी होते हैं ज्वालामुखी से, और लाभ कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं कि लाभ इनमें से कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि लाभ में कौन कौन से हैं। पहला जो हमारा लाभ है वो ये है कि ज्वालामुखी के उद्गार के समय झीलों का निर्माण होता है। अब बहुत सारी जो हैं वो लेक बन जाती हैं जो जल स्रोत का संचय करती हैं, फलस्वरूप आर्थिक लाभ होता है। मतलब ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, फिर उसके बाद उद्गार से ही क्या हो गया, झीलों का निर्माण हो गया, जल स्रोत बना, जल स्रोत के साथ साथ आर्थिक लाभ भी हुआ। जैसे कि हनुमंतिया टापू, यदि हम, वो तो ज्वालामुखी से निर्मित नहीं है लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश में उसे पर्यटन रूप में विकसित किया हुआ टापू है वो। ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे टापू भी बनाए जा सकते हैं। साथ ही साथ हमारा जल स्रोत का संचय करके उसे पर्यटन का रूप दिया जा सकता है, ताकि विदेशी पर्यटक क्या हो सके, उसके तरफ अट्रैक्ट हो सके और हमारा आर्थिक लाभ हो सके। तो ये क्या हो गया, इसमें बहुत सारे पॉइंट है वो आप जोड़ सकते हैं कि झीलों का निर्माण हो गया, जल स्रोत का संचय हो गया, पर्यटन स्थल के रूप में उसका विकास हो गया। नेक्स्ट है हमारा ज्वालामुखी के चारों ओर काफी बड़े क्षेत्र में राख के जमा होने से मिट्टी काफी उपजाऊ हो जाती है, फलस्वरूप फसलें जो होती हैं वो काफी अच्छी होती हैं। तो ये सब बिल्कुल सही बात है कि जब ज्वालामुखी का जो निर्माण होता है उससे क्या है, काफी क्षेत्र में राख फैल जाएगी, और जैसे ही राख फैलेगी वो खाद का काम करेगी और मिट्टी जो होगी वो उपजाऊ हो जाएगी, और मिट्टी की उर्वरता के कारण या उपजाऊपन के कारण ही जो फसलें होंगी वो काफी अच्छी होंगी। नेक्स्ट है हमारा कि ज्वालामुखी से पठारों की श्रृंखला का निर्माण होता है, जिसके पत्थर से मकान, पुल, सड़कें आदि का निर्माण होता है। ज्वालामुखी है, उद्गार हुआ उसका, और कई पठारी इलाकों का क्या हो गया, निर्माण हो गया, जिससे मकान और उनके ही पठारों की श्रृंखला का निर्माण हुआ, और उनसे जो पत्थर निकले हैं उनसे ही मकान, पुल, सड़कें आदियों का निर्माण होता है। नेक्स्ट है हमारा ज्वालामुखी से पर्वत समूहों का निर्माण होता है, और जब पर्वत समूहों का निर्माण हो गया, अब तो एक पर्वत है और पर्वत पे ही पेड़ पौधे जो रहेंगे वो आ जाएंगे, और पेड़ पौधे रहेंगे तो पर्यावरण जो रहेगा वो संतुलित रहेगा, प्रदूषण होगा वो कम होगा। कई ऐसे, उनमें ऐसे भी पेड़ पौधे होंगे जो औषधीय तथा फर्नीचर बनाने के काम में भी आएंगे। तो हमने क्या क्या देख लिया इसमें, सबसे पहले हमने देखा था कि जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो उससे क्या होता है, झीलों का निर्माण होता है, फिर जो जल स्रोत का काम करते हैं पर्यटन के रूप में। फिर हमने क्या देखा कि राख जो है फैल जाती है तो मिट्टी की उपजाऊ जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। साथ ही साथ पठारों का निर्माण हो गया, जिसके फलस्वरूप उसके ही पत्थर से मकान, पुल, सड़कें आदियों का निर्माण हो गया। फिर उसके बाद हमने देखा कि पर्वत समूह बन जाते हैं जिन पे पेड़ पौधे निवास करेंगे, और जो कि पर्यावरण को साफ करते हैं, औषधीय तथा फर्नीचर आदि बनाने में भी जिनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा ज्वालामुखी से सभी प्रकार के धातुओं का निर्माण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कि ज्वालामुखी से सभी प्रकार के धातुओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट है हमारा दक्षिणी अफ्रीका के जो किम्बरलाइट चट्टान जिसमें विश्व का अधिकतम हीरा पाया जाता है, वह भी ज्वालामुखी से ही बना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो स्वर्ण है और सोना जो है वो दक्षिण अफ्रीका में है, और वहां पर एक चट्टान है जिसमें सबसे ज्यादा जो है वो हीरा पाया जाता है, सोना पाया जाता है। ये सभी का सभी कहाँ पाया जाता है, दक्षिण अफ्रीका में ही पाया जाता है, साउथ अफ्रीका में ही पाया जाता है, चाहे वो हीरा हो या सोना हो। तो ये किससे बना है, ये किम्बरलाइट चट्टान है। विश्व का अधिकतम हीरा पाया जाता है, ये भी काय से बनी है, ज्वालामुखी से ही बनी हुई है। नेक्स्ट है हमारा ज्वालामुखी द्वारा उत्पन्न जो सेंट्रल रीफ में सोना अत्यधिक मिलता है, वही चीज हो गई कि इससे ज्वालामुखी से ही क्या निकल रहे हैं, बहुमूल्य रत्न निकल रहे हैं, चाहे वो हीरा हो या सोना हो।
नेक्स्ट यदि हम बात करें तो गेजर एवं धुआंरे द्वारा हमेशा गर्म जल से काफी देशों में बिजली का निर्माण होता है और तरण तारण का निर्माण होता है एवं मछली पालन होता है। धुआंरे से बिजली बनाई जाती है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप जरूर लिख लें अच्छे से अपने, यदि आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उसको तो जरूर ही इस पॉइंट को डालें कि इससे क्या होता है कि बहुत सारे देशों में बिजली का निर्माण होता है धुआंरे। हम जानते हैं, अभी आगे हम पढ़ेंगे कि ओल्ड फेथफुल गीजर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रशांत महासागर पेटी, जहां पर जो है वो लगातार जो है वो जिसे जहां पर 2/3 जो है वो रिंग ऑफ फायर के रूप में विद्यमान है। लगातार यहाँ से जो है वो उद्गार होता रहता है रिंग ऑफ फायर के रूप में, या इसे कहा जाता है रिंग ऑफ फायर या प्रशांत महासागरीय पेटी। तो देखिए यहाँ पे हम नेक्स्ट हम देख रहे हैं ज्वालामुखी के कुछ हानियां भी होती हैं ज्वालामुखी से, जैसे कि जनधन आदि की हानि होती है। ज्वालामुखी द्वारा निकले धुएं से चारों तरफ वातावरण प्रदूषित हो जाता है। आवागमन के साधन अस्त व्यस्त हो जाते हैं। मकान जंगल जलकर सभी नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों ये पॉइंट आप मन से लिख सकते हैं। भूकंप की तरह ही ज्वालामुखी की भविष्यवाणी नहीं हो पाती। ये कोई भविष्यवाणी वाला खेल थोड़ी ना है कि ज्वालामुखी की भविष्यवाणी की जाए। तो भूकंप की तरह ही ज्वालामुखी की भविष्यवाणी नहीं हो पाती है, पर ज्वालामुखी प्रायः क्या जो है कि फायर में ही ज्यादा आते हैं, अपने पहले स्थान पर पुनः आते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि जब एक बार ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है तो वह अपने पहले स्थान, मतलब कि जहां से उसका उद्गार हुआ है वहां तो वो आगे बढ़ता जाएगा ज्वालामुखी, लेकिन जहां से उसका उद्गार हुआ है वहां तो लगातार जो है वो ज्वालामुखी उद्गित होता रहेगा। अब हम देख रहे हैं कि विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। दोस्तों विश्व के प्रमुख ज्वालामुखियों के बारे में जो हमें अभी के अभी याद करनी है। जो हमारा पहला है वो है माउंट कोटोपेक्सी। ये कैसा ज्वालामुखी है दोस्तों? सक्रिय ज्वालामुखी है और ये है इक्वाडोर में। माउंट कोटोपेक्सी, माउंट कोटोपेक्सी विश्व का सर्वाधिक सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी का नाम है माउंट कोटोपेक्सी, जो कहाँ आता है? इक्वाडोर में आता है। साथ ही साथ इक्वाडोर में एक और ज्वालामुखी है, एक और वोल्केनो है जिसका नाम है चिम्बोराजो, जिसका नाम है चिम्बोराजो। कोटोपेक्सी और चिम्बोराजो दोनों आते हैं इक्वाडोर में। नेक्स्ट है हमारा माउंट एटना। माउंट एटना इटली, ऐसे याद रखिए, माउंट एटना इटली। स्ट्रोम्बोलो इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? बताइए इसे क्या कहा जाता है? प्रकाश स्तंभ, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के नाम से इसे जाना जाता है स्ट्रोम्बोली को, जो कि कहाँ पर है? ये भी एक सक्रिय ज्वालामुखी जो कि कहाँ है? इटली में। नेक्स्ट है हमारा विसुवियस। विसुवियस इसे हमने पढ़ा हुआ है अभी कि ये कहाँ पर आता है? इटली में ही आता है। और ये कैसा ज्वालामुखी है? प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है। दोस्तों हमें 3 ज्वालामुखियों के बारे में पढ़ा जो इटली में आते हैं, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमने पढ़ा था माउंट एटना, उसके बाद हमने पढ़ा है स्ट्रोम्बोली, माउंट एटना, स्ट्रोम्बोली, और इसके बाद पढ़ा हमने विसुवियस। नेक्स्ट है हमारा किलिमंजारो। ये कैसा ज्वालामुखी है किलिमंजारो? शांत, अफ्रीका में है, एकदम शांत ज्वालामुखी है। कौन सा? किलिमंजारो, जो कि अफ्रीका के ही कहाँ आता है? तंजानिया में आता है। नेक्स्ट है हमारा फ्यूजियामा। फ्यूजियामा जापान, जापान में ही कौन सा आता है? फ्यूजियामा। नाम से इस पर थोड़ा लग रहा होगा, एक तुक से भी इस चीजों को याद किया जाता है। दोस्तों जरूरी नहीं है, देख के भी चीजें याद होती हैं, सुन के भी चीजें याद होती हैं, कुछ कुछ बोल के भी चीजें याद होती हैं, कनेक्ट करके लिंक करके भी चीजें जो है हमें वो याद करनी है। साम दाम दंडे भेद लगाना है हमें चीजों को याद करने में। तो फ्यूजियामा कहाँ पर आता है? जापान। फ्यूजियामा जापान। माउंट एटना इटली, माउंट विसुवियस इटली, स्ट्रोम्बोली इटली में आता है, किलिमंजारो तंजानिया, माउंट कोटोपेक्सी इक्वाडोर, चिम्बोराजो इक्वाडोर, फ्यूजियामा जापान। और अब पोप कैसे होते हैं? हमने पढ़ा है अभी, पोप कैसे हैं? शांत हैं। जो कहाँ आता है? म्यांमार में आता है। और ये कैसा ज्वालामुखी है? अभी हमने पढ़ा था मृत ज्वालामुखी है ये।
नेक्स्ट है हमारा माउंट रेनियर ज्वालामुखी। माउंट रेनियर ज्वालामुखी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आता है कहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, और ये भी एक प्रकार का मृत ज्वालामुखी है। तो माउंट रेनियर, रेनियर ये कैसा है, रेनियर मतलब नहीं है ये, रेनियर। तो ये कैसा ज्वालामुखी है, हमारा मृत ज्वालामुखी है जो यूएसए में आता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें मोना लाओ, मोना लाओ, तो मोना लाओ एक कैसा ज्वालामुखी है, एक प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है जो है हवाई द्वीप में। तो हम ऐसे याद रखिए, मोना है, मोना, और मोना से ही क्या कह रहे हैं कि मोना तुम पानी तो लेके आओ, मोना तुम पानी तो लेके आओ, और हवाई द्वीप, द्वीप में क्या होगा, पानी। तो ऐसे याद रखिए कि मोना कहाँ पर आता है, हवाई द्वीप में आता है। दोस्तों ये मेरी कोई जो ट्रिक है वो प्री डिसाइडेड नहीं है, आपको पढ़ाते पढ़ाते ही ये जो ट्रिक है या फिर जो लिंक करने का तरीका है वो मैं आपको बताती हूँ। आपको अच्छी लगे तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको डिसलाइक करने का भी पूरा अधिकार मैं देती हूँ। दोस्तों आप, यदि आपको याद होता जा रहा हो या फिर आपको लग रहा हो कि आज हमें कुछ सीखने को मिला, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों। फिर नेक्स्ट हम देखें तो एलब्रुज। एलब्रुज कहाँ आता है, जॉर्जिया। तो माउंट एलब्रुज जो है वो कहाँ का ज्वालामुखी है, जॉर्जिया का है। कहाँ का है, जॉर्जिया का है। फिर नेक्स्ट हम बात करें माउंट ताल। तो ताल से ताल मिला, कहाँ मिला, फिलीपींस में मिला। तो कैसा हो गया ये, माउंट ताल। माउंट ताल ज्वालामुखी जो है वो कहाँ आता है, फिलीपींस में आता है। माउंट ताल ज्वालामुखी कहाँ पर, फिलीपींस में आता है। दोस्तों आज हमने पूरा का पूरा देखा कि ज्वालामुखी क्या होता है, आपदा के बारे में देखा, फिर आपदा के बारे में के बाद हमने आपदा के प्रकार देखे। प्राकृतिक आपदा को हम फर्स्ट जो है भूगर्भिक आपदा, भूगर्भिक आपदा का भी एक पॉइंट है जिसका नाम है ज्वालामुखी। फिर हमने ज्वालामुखी की परिभाषा देखी, ज्वालामुखी के प्रकार देखे, ज्वालामुखी आने के कारण देखे, साथ ही साथ ज्वालामुखी के लाभ और हानियां देखे, और विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी देखे दोस्तों। फिर उसके बाद यदि मैं लास्ट में एक बात आपसे जरूर बोलना चाहती हूँ दोस्तों कि घबराइए मत, आप अपनी तैयारी जारी रखिए, आपका जो टारगेट है उसको आप मत छोड़िए दोस्तों। मैं आपसे बार बार यही कहती हूँ हर एक वीडियो में कि आप अपने टारगेट को मत छोड़िए। ये एक ऐसा समय है जिसे आप पार करके ही सफलता प्राप्त कर सके। 4 लाइनें दोस्तों आपको मोटिवेट करने के लिए कि आदमी को तरक्की पसंद होना चाहिए और वक्त के साथ चलना रजामंद होना चाहिए। आदमी को तरक्की पसंद होना चाहिए और वक्त के साथ चलना रजामंद होना चाहिए। सपने हकीकतों की मंजिल को छू लेंगे दोस्तों, सपने हकीकतों की मंजिल को छू लेंगे, बस इरादों की मशालें बुलंद होनी चाहिए, बस इरादों की मशालें बुलंद होनी चाहिए। दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मेरा जो कोड है वो वैशाली 10 है। आप YouTube पर बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस जो हैं वो लगातार आपको मिलती रहे। हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अनअकैडमी हमारी एजुकेटर्स की, हमारी पूरी टीम की वीडियोस आप डली हुई हैं, आप वो देख सकती हैं। स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद दोस्तों।